नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर अखबारों के तबसरे। तो ख़ास तबसरों में आज भी गौतम अडानी का मसला पूरे मुल्क में छाया हुआ है। सदन चलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष गौतम अडानी के मामले में जांच की मांग को लेकर के चर्चा कराने की जिद पड़ी हुई है। विपक्ष जो है वो JPC से इसकी जांच कराने और इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर के बार बार सदन को में हंगामा कर रही है, जिसकी वजह से लोकसभा के स्थगित होना पड़ रहा है बार बार। और इस तरीके से विपक्ष जो है थमता नजर नहीं आ रहा है। मगर इसमें एक चीज़ और नजर आई है कि विपक्ष तो अभी तक कर ही रहा है, लेकिन अब इस पर सत्ता पक्ष यानी BJP के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में हमले तेज हो गए हैं। खड़गे और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को निशाने पर लिए जाने पर यानी कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को बचाने के लिए लोकसभा में इस मसले पर चर्चा नहीं होने दे रहे। हिडेनबर्ग की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये नहीं चाहते हैं कि इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट पर कोई जांच हो या इस पर कोई चर्चा हो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों को फंसने के संभावनाएं नजर आ रही हैं और इसमें BJP के भी तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो अब BJP वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, BJP के तमाम लीडरों ने, कि इसमें रविशंकर प्रसाद और तमाम दूसरे बड़े लीडर जो हैं वो बार बार इस बात को याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के दौर पे भी घपले घोटाले तमाम हुए हैं और राहुल गांधी को इस तरह से वो निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को ही निशाने पर लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगा रही है, यानी गौतम अडानी के रिश्ते संबंधों को साबित करके उनको जो है उनको भी इस जांच में खड़ा करना चाहती है, उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहती है। तो कांग्रेस के इस तरीके के आरोप को BJP वाले पूरी तरह बेबुनियाद बता रहे हैं। बहरहाल BJP और कांग्रेस आपस में आरोप प्रत्यारोप में भले ही घिरी हो, लेकिन अब इसे लेकर के सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 2014 के इलेक्शन के पहले, 2014 से पहले जब भी BJP हुकूमत में नहीं थी, मरकज़ की यानी केंद्र सरकार में नहीं थी, तो वो पूरे देश में घूम घूम करके यही नारे देती थी कि हम आएंगे तो सब ठीक करा देंगे। कांग्रेस ने देश को बेच डाला है। कांग्रेस सरकार और रही तो देश नहीं बचेगा। देश को जो है कांग्रेस से सबसे बड़ा खतरा है। और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया गया। तो इस तरीके से ये उस वक़्त महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हर तरह के मुद्दे उठा करके यही कहा गया कि कांग्रेस का दौर हुकूमत जो है अब और जनता के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रही तो फिर देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। बहरहाल 2014 के बाद इस नारे से जनता खुश हुई या जो भी हुआ, मरकज़ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ गई। मगर उसके दो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आने के बाद जब तमाम मसले इस तरह के भ्रष्टाचार के या किसी भी तरह के मसले उठे तो BJP उसको ये लेकर के बचाव करती रही, BJP के लोग, कि कांग्रेस के दौर में भी होता था। तो लोगों में ये हैरत जताई जाती रही है कि जब कांग्रेस के दौर में होता था और आप ये कह के आए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, और कांग्रेस जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, हमें हुकूमत दो, हमें चौकीदार बनाओ, हमें प्रधान बनाओ, हम जो है देश की छवि को अच्छा करेंगे। मगर आज उसी जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे, आज इसी तरीके के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। तब इसे क्या कहा जाए कि अपने बचाव में खुद वो कह रहे कि क्या कांग्रेस के दौर में ये नहीं होता था? तो कांग्रेस के दौर में अगर होता था गलत तो आप तो सही करने आए थे। तो अब आप सही करने के बजाय वो सारी मिसालें कांग्रेस की बात सामने ला करके जनता को क्या समझाना चाहते हैं? तो सियासी गलियारों में यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर गलत साबित करके ये हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो ऐसा करे कि देश में आदर्श पेश हो और देश अच्छी तरह से चले। लेकिन आज गौतम अडानी जैसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जो है चुप्पी साधे रहती है, कोई भी मामला होता है। बहरहाल अब सदन
में कार्रवाई नहीं चल पा रही है, तो इसके लिए कांग्रेस को तो इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। और ये मुद्दा कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और उधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले को लेकर के किसी आतंकवादी संगठन से फ़ोन पर धमकी दी गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस वहाँ अलर्ट हो गई है और पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि धमकी देने वाले ने अपने को एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है। बहरहाल सोमवार को ये फ़ोन आया है, तो उसके बाद से पुलिस वहाँ बहुत अलर्ट हो गई है। इसके अलावा मुंबई से ही एक खबर है कि मुंबई के औरंगाबाद हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि मुंबई पुलिस जो है वो आतंकवादी से बचाव के लिए एक मूक ड्रिल करती है, जिसमें मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ये इस तरीके से एक धर्म का अपमान है। तो कोर्ट ने इस सिलसिले में सुनवाई करते हुए उस पर यह दलील दी है कि पुलिस अपने जो है इसमें नियमावली पेश करे कि वो किस के तहत करती है और तब तक इस तरीके की मूक ड्रिल रोक दी जाए। बहरहाल याचिकाकर्ताओं ने औरंगाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका में ऐसे 2 मामलों का जिक्र भी किया है। इसमें अहमदनगर में एक मॉक ड्रिल का उसमें बताया है कि जो नकली ड्रिल होती है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी हमला हो तो कैसे बचाव किया जाए। तो इसमें किसी पुलिस वाले को मुस्लिम लिबास पहना करके आतंकवादी बना करके पेश किया गया और उससे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लगवा गए। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरीके से ये साबित होने लगता है कि शायद मुसलमान ही जो है ये सब करता है, तो ये बात गलत है। किसी भी धर्म से कोई भी आतंकवादी पैदा नहीं होता, और अगर आतंकवादी है तो उसको मुसलमान और अल्लाह अकबर से क्या मतलब है। इस तरह से पुलिस ने एक धर्म की अपमान करने की कोशिश की है। तो पुलिस इस पर जो है, पुलिस को इस तरीके से रोका जाए। और अपने याचिका में उन्होंने तमाम दलीलें और भी पेश की है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि पुलिस जो है इस तरीके के मामले को होने से बचाए और उसकी नियमावली में अगर ऐसा है तो वो हमारे सामने इसको पेश करे। और उधर 2002 के गुजरात दंगों के अपने घर वालों की हत्या और बलात्कार की शिकार बिल्किस बानो को अभी भी न्याय की उम्मीद लगी हुई है। उसने सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में एक दरख्वास्त लगा के ये अपील की थी कि जिन 11 लोगों को उम्र कैद उसके मामले में मुकदमे में हुई थी, उनको किन हालात में रिहा कर दिया गया। बता दें कि गुजरात सरकार ने पिछले साल 15 अगस्त को ऐसे 11 मुजरिमों को, जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, उनको रिहा कर दिया गया था। इन मुजरिमों को बिल्किस बानो से जिना करने और उनके घर वालों की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन गुजरात सरकार ने किसी नियम का हवाला देते हुए कि अगर किसी कैदी का चरित्र अच्छा है तो उसे वक्त से पहले रिहा किया जा सकता है, ये ग्राउंड बना करके 11 लोगों को छोड़ दिया था। तो इस पर बड़ा सवाल उठा था गुजरात सरकार को लेकर के कि जो लोग रेप के और कत्ल के मुजरिम हो, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हो, भला कैसे अच्छे चरित्र वाले हो सकते हैं। तो बहरहाल इस मामले को लेकर तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ बिल्किस बानो ने भी कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगाई थी कि इनकी रिहाई पर गौर किया जाए, नहीं फिर से जेल में। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर राजी हो गई है कि वो सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए वो एक विशेष पीठ गठित करेगी जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और इस मामले में गुजरात सरकार के उस जवाब को मांगा जाएगा कि उसने किन हालात में इनको रिहा कर दिया। तो इस तरीके से बिल्किस बानो को अब उम्मीद जागी है कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके साथ जाति करने वाले अब आज़ाद नहीं घूम सकेंगे। और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लक्ष्मण चंद्र को मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। जज ने, खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान
तमाम दलीलों को सुना और सुनने के बाद ये कह के इनकार कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए याचिका पर को नामंजूर किया जाता है, खारिज किया जाता है। इस तरीके से याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसी तरह मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता लैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में एक ब्रिटिश नागरिक और घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया है। पीठ ने मिशेल और सरकार की ओर से दलील को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया और अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी दलील ऐसी नहीं है जिसमें मजबूत आधार पेश किया गया हो, इसलिए इसे खारिज किया गया। और अब कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। इस्तांबुल से खबर है कि तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पहले से ही एक बड़ी विनाशकारी भूकंप में बड़ी तबाही, कई हजार लोग, 20,000 से ज़्यादा लोगों को मारे जाने के मुल्क और आसपास के मुल्क जूझ रहे हैं, वहीं तुर्की में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया। बहरहाल वहाँ पूरी दुनिया से मदद पहुँच रही है। हर मुल्क जो है कि अपने अपने तरह से, अपने अपने स्तर से मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है और बचाव काम भी जारी है। और इसके साथ ही भारत से भी एनडीआरएफ के जवान राहत सामग्री के साथ तुर्की पहुंच गए हैं और समझा जा रहा है कि जल्दी वहां के हालात सामान्य होंगे। लेकिन इतने बड़ी विनाशकारी भूकंप के बाद जिस तरीके से बचाव कार्य जारी है, उसमें उम्मीद तो यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचा लिए जाए। लेकिन अब जो भी तस्वीर सामने होगी वो जल्दी सामने आ जाएगी और तुर्की में के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दमिश्क से खबर है कि शाम में भूकंप के झटके का फायदा उठाकर दाइश के लगभग 20 दहशतगर्द, 20 उग्रवादी वहां से आतंकवादी फरार हो गए जेल से। उन लोगों ने जब भूकंप आया है तो वहां जेल के अंदर बगावत कर दी और बगावत करने के बाद वो ताला तोड़ करके भाग खड़े हुए और उनकी तलाश की जा रही है। जेल अफसरों ने कहा कि भूकंप के झटके आने के बाद ऐसा भगदड़ मची, इतना वहाँ बगावत का माहौल हो गया कि कोई किसी की सुन नहीं पा रहा था और लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर वहाँ पर 20 आतंकवादी भाग निकले। तो दोस्तों, अब आज के तबसरे को यहीं खत्म करते हैं, दीजिए इजाज़त। कल फिर होंगे रूबरू कुछ नए तबसरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब।